हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। ये वीडियो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या टॉप राइट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. काफ़ी इनका मशहूर एक पेपर है, यानी कि रिसर्च पेपर है, 1905 में जो छप के आया था। सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या लिखा था इनमें आइंस्टाइन ने? इसमें इन्होंने लिखा था कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब पहले आप समझ लें। इसका मतलब ये है कि समय जो है और दूरी वो बिल्कुल एक खास चीज़ नहीं होती है। एब्सोल्यूट चीज़ खास तो नहीं, एब्सोल्यूट क्या कहेंगे कि मतलब एक ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको आप वाकई में गिन सकें, समझ सकें या सबके ऊपर एक जैसा बिठा सकें। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि 10 कदम भी नहीं चल पाते, कुछ लोग मज़े में कई किलोमीटर्स चल जाते हैं। कई बार आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हो कोचिंग, स्कूल, फिल्म देखने, तो लंबी दूरी भी आप वॉक कर लेते हैं, पता ही नहीं लगता। जबकि कई बार अकेले जा रहे हो तो घर से दुकान की भी दूरी बहुत ज़्यादा लगती है। समय के साथ भी ऐसा ही है। तो वही चीज़ें हैं, एब्सोल्यूट ये चीज़ें नहीं हैं। असल में दो एकदम अच्छे से रखी हुई घड़ियां हैं, दो अच्छी घड़ियां जो बिल्कुल सही समय दिखा रही हैं। उनमें से भी अगर एक घड़ी काफ़ी तेज चल रही है, तेज चल रही है का मतलब यहाँ पे वो समय में तेज नहीं भाग रही है। इसका मतलब कि आप उसकी जगह तेजी से बदल रहे हो, उसको किसी चीज़ पे डाल दें, आप किसी मूविंग बस पे डाल दें, एक को स्थिर रख दें, तो हो सकता है उनमें से एक घड़ी काफ़ी समय बाद अलग ही समय दिखाने लगे। ऐसा कुछ इनका ये सिद्धांत था। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। यहाँ से निकल के आया दुनिया का सबसे फेमस फिजिक्स का फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला जो फिजिक्स का स्टूडेंट ना होने के बावजूद मुझे भी पता है कि ऐसा होता है कुछ। एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मास और एनर्जी के बीच जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया गया है। क्या है ये फॉर्मूला? E इक्वल्स MC स्क्वायर। E जो है वो MC स्क्वायर के बराबर होता है। अब E इक्वल्स MC स्क्वायर को समझा दिया गया है इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन। वैसे इक्वेशन को बहुत लोग इक्वेशन भी पढ़ते हैं। In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed of the light in a vacuum about 300,000 किलोमीटर स्क्वायर। इस इक्वेशन में E तो एनर्जी हो गई, M मास हो गया और C है स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी, मैंने स्क्वायर पढ़ दिया था इसको। अब एक चीज़ आप यहाँ देख लें, वैक्यूम की स्पेलिंग देख लें, VACWM, और फिर अपने फिजिक्स के सर से पूछें। बहुत से लोग वैक्यूम की कुछ अलग ही स्पेलिंग बता देंगे आपको। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन समझाते भी हैं वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई थी। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity। सापेक्षता यानी रिलेटिविटी क्या है? जब आप किसी खूबसूरत लड़की, किसी अच्छी लड़की के साथ बैठे, किसी प्यारी लड़की के साथ 2 घंटे के लिए भी, तो ऐसा लगता है बस 2 मिनट का ही समय गुजरा है, कितनी जल्दी अच्छा समय गुजर जाता है। लेकिन जब आप गर्म आंच पे बैठे 2 मिनट के लिए भी, तो ऐसा लगता है आप 2 घंटे से बैठे हुए थे। यही चीज रिलेटिविटी कहलाती है, सापेक्षता कहलाती है। ठीक है, कोई अच्छी भली लड़की हो, आप उससे बातें कर रहे हो, समय कब गुजर जाएगा पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जब आप तवे पे बैठेंगे,
आँच पे बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, समय तो गुजर ही गया। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन ये सारी चीज़ें सुलझा रहे थे, ये इतनी खतरनाक समस्याएं सुलझा रहे थे, इतनी कठिन समस्याएं फिजिक्स की, इनकी अपनी जिंदगी ही टूट टूट के बिखर रही थी। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. एल्बर्ट चाहते थे कि मिलेवा से तुरंत शादी हो जाए पढ़ाई खत्म होते ही, लेकिन इनकी माता जी इसके खिलाफ थी। उन्हें लगता था कि मिलेवा जो इनसे 3 साल बड़ी है वो इनके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. वो इस बात से भी चिंतित थी कि ये लड़की तो बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी बुद्धिमान है। क्या कहती थी वो आइंस्टाइन से? वो तुम्हारी ही तरह है पढ़ी लिखी। ठीक है, यहाँ बुक लाइक यू का मतलब तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी है, किताबों में घुसी रहने वाली है। आइंस्टाइन ने वेडिंग को टाल दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, शादी अभी नहीं करते। The pair finally married in June 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. उन लोगों ने शादी की जनवरी 1930 में आखिरकार। 2 बच्चे हुए, उनके दोनों लड़के थे, लेकिन कुछ साल के बाद उनकी शादी बिखरने लगी। ठीक है, उनकी शादी कमज़ोर पड़ने लगी। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. इधर मिलेवा की जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी, यानी जो महत्वाकांक्षाएं थी शिक्षा दीक्षा से, ज्ञान से संबंधित, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। एक वक्त में बहुत से लोग होते हैं ना जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं पढ़ाई के फील्ड में और रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये सबको इंटेलेक्चुअल एम्बिशन कहा जाता है। ये चीज़ें उनके अंदर थी शादी तक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। इनका मन ही उचटने लगा उन चीज़ों से और ये एक चिड़चिड़ी सी हाउसवाइफ बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। सालों तक लड़ने के बाद, घर में कुड़कुड़ करने के बाद 1919 में इन लोगों ने तलाक ले लिया। तलाक, इसकी हिंदी तो कोई होती नहीं, क्योंकि हिंदी में हमारे यहाँ रिवाज नहीं है शादी के बाद अलग होने का, 7 जन्मों का बंधन होता है, बट तलाक ही इसके लिए एक वर्ड यूज होता है। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टाइन साहब ने ज़्यादा वेट नहीं किया, उसी साल अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। कजन, चाचा की बेटी, मामा की बेटी, चचेरी बहन तो नहीं कह सकते हम, कि अब शादी तो कर ली, बहन तो रही नहीं, जो भी है। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. आइंस्टाइन की जिंदगी का ये जो नया अध्याय था, ये इनकी ख्याति बढ़ने के साथ साथ हुआ। यानी एक तरफ ये सब चीज़ें हो रही थी, दूसरी तरफ इनकी ख्याति भी बढ़ रही थी, इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी। 1915 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम से पेपर छपवाया था। ठीक है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में नई चीज़ें बताई गई थी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। 1919 का एक सूर्य ग्रहण था जिसने इनकी बात को सच साबित कर दिया। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन ने पहले ही बता दिया था कि जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो वो जो सितारे हैं आसमान में, दूसरे सितारे, उनकी जो रोशनी है वो सूर्य की गुरुत्व सीमा से कितना परे छिटकेगी, यानी टकरा के कितना अलग हटेगी। डिफ्लेक्ट कर देना मतलब उसको एक तरीके से उसका रास्ता मोड़ देना।
The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. अखबारों ने उनके इस काम को क्या बताया कि ये तो काफी बड़ी वैज्ञानिक क्रांति है। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. आइंस्टाइन साहब को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला 1921 में। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. उनको चारों तरफ से ढेर सारे सम्मान मिले और पूरी दुनिया से आमंत्रण मिलने लगे। जो मीडिया थी, प्रेस का मतलब यहाँ मीडिया है, किस चीज़ का इस्तेमाल है यहाँ, मेटोनमी का इस्तेमाल है। ठीक है, कभी आप लोगों को बताया जाएगा। प्रेस का मतलब वो सारे लोग जो प्रेस का काम करते हैं, वो सारे लोग जो खबरें छापते हैं। ठीक है, मेटोनमी, METONYMY। ठीक है, अच्छा होगा आप लोग मेटोनमी पे हमारा वीडियो जो दूसरे चैनल पे वो देख लें, क्योंकि बहुत काम आने वाला है, ट्रस्ट में, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो उनको पूरी चारों तरफ से सराहना मिली, प्रशंसा मिली, उनकी तारीफें की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. जब नाजीज पावर में आए जर्मनी में, इनको नाजीज ही पढ़ते हैं, मैं भी पहले नाजी पढ़ता था, लेकिन नाजी, ठीक है, हल्का सा त का साउंड आता है। तो जब नाजी आए पावर में जर्मनी में 1933 में, यानी जब उन लोगों ने सत्ता संभाल ली, आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स भाग के चले गए। इस पे एक शो है, डिस्कवरी ने शायद बनाया या हिस्ट्री ने बनाया, हिस्ट्री चैनल ने, उसका नाम ही है जीनियस। उसमें पूरी आइंस्टाइन की पर्सनल जर्नी है, उनकी शादी की कहानी, क्यों उन्हें भागना पड़ा, ये सारी चीज़ें। पॉसिबल हो तो वो आप लोग देखना, काफ़ी एंटरटेनिंग। तो बेचारे जर्मनी से भाग के यूनाइटेड स्टेट्स आए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल के बाद बर्लिन, जो कि जर्मनी का स्टेट कैपिटल है, वहां पे न्यूक्लियर फिजन का आविष्कार हो गया, न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई और इसकी वजह से जो अमेरिकी भौतिकवादी थे, अमेरिकन फिजिसिस्ट, भौतिकवादी तो नहीं, भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक हो जाएगा, मतलब जो भी साइंटिस्ट थे फिजिक्स के फील्ड में रिसर्च करने वाले, वो लोग काफ़ी निराश हो गए। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use an atomic bomb. उनमें से कई लोग भाग के आए थे फासिज्म से। फासिज्म मतलब ऐसी सत्ता जहाँ किसी की ना सुनी जाए, मैं सब हूँ, ऐसा सोचने वाला राजा या प्रधानमंत्री बैठा हो। तो उस चीज से ये लोग भाग कर आए थे, बिल्कुल आइंस्टाइन की ही तरह। और अब उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि नाजी जो है वो एटॉमिक बॉम्ब बना ले, और उससे भी ज़्यादा डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो बनाने के बाद उसका इस्तेमाल भी कर लें। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd of August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole part together with some of the surrounding territory. ये जो 3 डॉट दिए हैं ना बॉम्ब ऑफ दिस टाइप के बाद, इनको कहते हैं एलिप्सिस। ठीक है, किसी बात को वहाँ पे गायब कर देना हो लेकिन फिर भी उसका महत्व दिखाना हो, तो इसलिए एलिप्सिस का यूज़ किया जाता है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलिग, इसको कॉलिग पढ़ते हैं, हमारे यहाँ बहुत इसको कलीग या कुलीग पढ़ा जाता है, बट इसको पढ़ते हैं कॉलिग। चेक माय मिस्टर। ठीक है, तो एक कॉलिग यानी एक सहकर्मी के प्रार्थना करने पे आइंस्टाइन ने उस वक्त के अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पास एक चिट्ठी लिखी 2 अगस्त 1939 को। इसमें इन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी चिट्ठी में राष्ट्रपति साहब को कि इस तरह का एक भी बम अगर फटा, किस तरीके का बम, जैसा इन्होंने बनाया है बर्लिन वालों ने, अगर ये एक किसी बंदरगाह पे फटा तो पूरे का पूरा बंदरगाह तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, साथ में आसपास का इलाका भी तबाह कर सकता है। His words did not fail to have an effect. ऐसा नहीं है कि उनके बातों का असर नहीं हुआ।
The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. बल्कि इतना असर हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की आंखें खुल गई, अरे वाह, ऐसा बम ये कर सकता है, तब तो हम बना के फोड़ेंगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना खुद का बॉम्ब बना लिया। गए होंगे राष्ट्रपति साहब, 10 साइंटिस्ट को इकट्ठा किया होगा, अरे आइंस्टाइन साहब का तो ऐसा कहना है, तुम लोग भी बनाओ ऐसा कोई बॉम्ब। और इन्होंने बॉम्ब बनाया सीक्रेट में और ले जाके फोड़ दिया जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में। फैट मैन और लिटिल बॉय इन दो बॉम्ब्स के नाम थे। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. ठीक है, इस चीज से आइंस्टाइन बड़े आहत हुए कि भाई मेरी चिट्ठी को इस तरीके से लिया गया उल्टा। बड़े आहत हुए बेचारे, जो तबाही हुई देखी उन्होंने, मतलब पढ़ी अखबारों में, जापान में जो तबाही हुई थी वो। इस बार इन्होंने एक चिट्ठी लिखी यूनाइटेड नेशन के पास, एक प्रार्थना पत्र लिखा। In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. इस बार उन्होंने प्रार्थना की थी यूनाइटेड नेशन से कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, लेकिन रूजवेल्ट साहब ने जहां इनकी बात सुन के कुछ किया था, बॉम्ब बना लिया था, इस चिट्ठी का कोई असर नहीं हुआ। अनलाइक का मतलब होता है उसके बिल्कुल उलट। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई असर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. लेकिन आने वाले कई दशकों तक आइंस्टाइन साहब राजनीति से और जुड़ते चले गए। उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काया, दबाने की कोशिश की। भड़काना मतलब नॉट एग्जैक्टली उनको भड़काना कि अरे मारो काटो। भावना भड़काना मतलब उनकी भावना को बल देना, जगाना। उन्होंने लोगों की भावना को बल दिया कि ये जो हथियारों के बिल्डअप की रेस है, यानी हथियार जमा करने की जो होड़ मची हुई है, इसको खत्म किया जाए। ये देश इतने हथियार जमा कर रहा है, वो उतने कर रहा है, इसको खत्म किया जाए। साथ ही उन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी थी, अपनी क्या कहा जाता है इसको, ख्याति, इसका इस्तेमाल किया और दुनिया विश्व शांति के लिए आंदोलन चलाया और लोकतंत्र के लिए भी। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. आइंस्टाइन साहब जब मरे 1955 में, 76 साल की इनकी उम्र थी, लेकिन उस वक्त जब वो मरे तो ना सिर्फ इन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में पूरी दुनिया में सराहा जाता था, बल्कि इन्हें सराहा जाता था एक विजनरी के रूप में, एक ऐसा इंसान जो बहुत दूर तक देख सकता है, और एक विश्व नागरिक के तौर पे जिसने हमेशा विश्व की शांति के लिए प्रयास किया। तो ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी, काफी छोटी सी कहानी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।